ठीक है। यस, वेलकम बैक। ऋषा आईएएस दिल्ली की ओर से आपका स्वागत है। बड़ी डिमांड है मार्केट में, हमारे तमाम यूट्यूब सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि हमको टेस्ट सीरीज पे थोड़ा सा मटेरियल दीजिए। तो टेस्ट सीरीज वैसे हमने 14 तारीख से लाने का प्लान किया है। पहला टेस्ट सीरीज जो है इसका यूपीएससी बीपीएससी कंबाइंड, और हमारा बनाया हुआ टेस्ट सीरीज ऐसा है कि उससे प्री और मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी होने लगती है एक साथ। क्योंकि आप खुद देखिए और खुद अनुमान लगाइए। हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ऐप पे जाना पड़ेगा, प्रीसा आईएएस ऐप पे, और वहाँ से जा करके जो है ऐप डाउनलोड करके उसके पेड वर्जन में आपको मिल जाएगा। और इसका फीस हमने रखा मात्र 2000 रुपया, वन टाइम, ख़त्म। और आपको मई तक हम जो है हर हफ्ते 20 टेस्ट सीरीज जो है जीएस का और 10 टेस्ट सीरीज सीसेट का देंगे। तो हमने जो टेस्ट सीरीज बनाया है उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या उसका लेवल है और उसकी मीनिंग क्या है, जिसको जान के आप मेंस और प्री और इंटरव्यू सबकी तैयारी कंबाइन कर लेते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स वाला जो है हम पहले डिस्कस करना चाहते हैं। कम दिख रहा है क्या? तो इसको जो है बड़ा कम दिखता है यार। हाँ, तो ये देखिए, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 9 नंबर तक। ये 10वां नंबर देखिए, पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय क्या है। और ये आईएएस के प्री में पिछले 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें ये था कि डेट और लाइबिलिटी जो होती है उसको कैसे, डेट और इक्विटी जो होती है वो किस में आएगी, पूंजीगत व्यय में आएगी कि राजस्व व्यय में आएगी। तो पहला पूंजीगत व्यय समझ लीजिए कि क्या चीज़ है। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी को चालू करने के लिए जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है उसको उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। कोचिंग चलाने के लिए जितनी एसेसरीज की ज़रूरत थी, जिस दिन आपने फंक्शनल शुरू कर दिया उससे पहले का जितना खर्चा हुआ वो हो गया पूंजीगत व्यय। और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो डेली एक्सपेंडिचर होता है, जैसे स्टेशनरी, तनख्वाह, कंप्यूटर, मेंटेनेंस, सफाई वाला, ये सब हो गया राजस्व व्यय। तो क्लियर है। और राजस्व व्यय के साथ ही हम बताए थे कि राजस्व घाटा भी कुछ होता है। तो राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, हमने पहले भी बता चुका है, रिपीट कर दे रहा हूँ कि राजस्व घाटा का मतलब होता है कि किसी कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त न करना। अगर हमने कोचिंग में ये रखा कि हम 100 रुपये रेवेन्यू जनरेट करेंगे एक साल में और हमने 80 रुपया जनरेट कर पाए तो 20 रुपया इज राजस्व घाटा। सो सिंपल। अब आप समझिए कि जो मेंस में क्वेश्चन प्री में पिछले साल आया है उसमें दिया था कि इक्विटी और डेट क्या है, पूंजीगत व्यय है कि राजस्व व्यय है, किस में जाना है, ये सब ऐसा कुछ था। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी क्या चीज़ है। ये इसमें हम थोड़ा सा आपको बता दें। इक्विटी का मतलब क्लियर होता है कि जब इक्विटी का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने में जितना धन लगता है वो इक्विटी हो गया। अब वो 100% अगर वो धन कोचिंग खोलने में आपने लगाया है तो 100% इक्विटी आपकी हो गई। और अगर 20% आपके दोस्त ने या किसी इन्वेस्टर ने लगाया है तो 20% इक्विटी उसकी हो गई। उसका मतलब कि कंपनी में शेयर धारक, इक्विटी होल्डर, शेयर धारक, किसकी कितनी परसेंटेज धन लगा है उसका उतना ही परसेंट रिस्क और उतना ही परसेंट प्रॉफिट होगा। बात खत्म, इतनी सी है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब डेट क्या है? कर्जा होता है ना, डेप्ट, ऋण जिसको बोलते हैं, लोन बोलते हैं, डेट बोलते हैं, अंग्रेजी में बी साइलेंट हो जाता है, डेप्ट मत बोलिएगा, डेट बोलिएगा। तो ये क्या चीज़ है? ये हो गया कर्जा। कर्जा जो आपने बैंक से या कहीं से लिया फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, तो वो कर्जा हो गया। तो कर्जा जो है वो तो फिक्स्ड है, वो तो आपसे कहेगा नहीं कि घाटा हो गया तो हम भी घाटा सह लें, वो तो इक्विटी वाला सहेगा, कर्जा देने वाला नहीं सहेगा। वो कहेगा हमने कर्जा दिया आपको 100 में 20 रुपया,
तो 20 रुपये मेरा ब्याज सहित वापस करिए, ब्याज मंथली दीजिए या 6 माही दीजिए। तो अब ये कहाँ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा ना। हर महीने अगर ब्याज देना है या 6 महीने पे ही देना है या पैसा लौटाना ही पड़ा तो ये रेवेन्यू में चला जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये प्री में क्वेश्चन आया हुआ था पिछले 2022 के यूपीएससी प्री में कि कौन कहाँ जाएगा। तो डेट कहाँ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और इक्विटी कहाँ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्वेश्चन भी उससे उसी पे है। अचल संपत्तियों का अधिग्रहण हेतु किया गया व्यय पूंजीगत व्यय है, बिल्कुल सही बात है। अचल संपत्ति, जमीन, भवन, माल, ये सब चीज़ें जो है फिक्स्ड जो है उसके लिए व्यय पूंजीगत व्यय है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के क्रम में प्रदत्त व्यय राजस्व व्यय है। क्या कह रहा है, वस्तुएं सेवा, हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, सेवा दे रहे हैं। अगर हम यहाँ कोई मोबाइल बना रहे होते तो वस्तु हो जाता। तो दोनों के उत्पादन के क्रम में जो प्रदत्त व्यय है वो राजस्व व्यय है, जो अभी हमने बताया। थोड़ा सुंदर हिंदी बना दिया है, इंग्लिश बना दिया है, बात तो वही है ना। तो वस्तु और सेवाएं जो होती हैं, जीएसटी जिसको आप बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो एक फिजिकल फॉर्म में हो गई, दूसरा फिजिकल नहीं है, अमूर्त है, तो दिखाई नहीं पड़ रही ना। अब सर्विस हम बेच रहे हैं तो आपसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ दिख तो नहीं रहा क्या बन रहा है, क्लियर रखिएगा दिमाग में। दूसरा कह रहा है कि राजस्व व्यय में क्या शामिल है, रेंट। अब दिमाग लगाने की चीज़ है, रेंट, हाँ भाई किराया देना है तो राजस्व में ही आएगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है, तो रेंट आएगा, सैलरी भी आएगा, अभी बोला, बीमा का पैसा भी आएगा, कमीशन देना है वो भी आएगा ना। जबकि पूंजीगत व्यय में शामिल है गाड़ी, मशीन, जमीन, भवन, ये भी सही है। तो पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। अब चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों की श्रेणी में आता है, परंतु अच्छा हाँ, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कम्स अंडर द एसेट्स क्रिएशन। एसेट्स का क्रिएट हुआ, आपने ज़मीन खरीदा, मकान बनाया, तो एसेट्स क्रिएट हुआ ना, उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, डिप्रिसिएशन होगा तो घटेगी, और अगर अच्छी लोकेशन में है तो बढ़ेगी भी, दोनों बात है। लेकिन भवन जो होगा वो डिप्रिसिएट करेगा, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए लगा के अगर ये भवन बनाया तो 20 साल, 30 साल, 40 साल उसकी लाइफ होती है, कोडल लाइफ, तो 40 साल बाद उसका डिप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा उस भवन का, लैंड का तो रहेगा। ये कह रहा है कि पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों की श्रेणी में तो पूंजीगत व्यय जो है चलो ठीक, अच्छा, तो पूंजीगत व्यय जो है परिसंपत्तियों के क्रिएशंस में आता है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु अचल संपत्तियों का मूल्य ह्रास राजस्व व्यय में आता है। देखिए जो अभी बोला कि मकान है तो डिप्रिसिएट होगा ना, तो वो किस में जाएगा, डिप्रिसिएशन उस बिल्डिंग का, वो बट नेचुरल राजस्व व्यय में जाएगा, क्योंकि वो हर साल आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज घट रहा है। कंप्यूटर ये सब लगाए हैं तो इनकी कोडल लाइफ 3 से 5 साल है, तो हर साल इसका जो मूल्य ह्रास हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, तो वो खर्च भले फिजिकल नहीं हो रहा लेकिन 4 साल बाद वो जीरो हो जाएगा, तो उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट जो है हर साल आपको ऐड करना पड़ेगा, किस में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। जो बाकी चीज़ें हैं समझ लीजिए, ये बहुत बर्निंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी में घुमा फिरा के बहुत आता रहता है। तो पूंजीगत अचल संपत्तियों का मूल्य ह्रास राजस्व व्यय में आता है। अब मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि अचल संपत्तियों का क्रिएशन, अचल संपत्तियों को जब हमने खरीदा तब तो ये बता रहे थे महोदय कि उसमें है, पूंजीगत व्यय में है, अब कह रहे हैं कि ये राजस्व व्यय है। तो कैसे है वो सीक्वेंस समझ लीजिए, क्लियर है। जब आपने मकान बनाया तो 100 रुपये का था, और धीरे धीरे हर साल इसका मूल्य घटा, मकान का, जमीन का नहीं, घटते घटते 40 साल बाद ये 100 क्या भी हो जाएगा, जीरो। तो हर साल कुछ घटेगा ना, तो वो हर साल जो है किस में आएगा, राजस्व व्यय में, क्योंकि वो वेरिएबल एक्सपेंडिचर है। वो एक्सपेंडिचर आप हाथ से भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो संपत्ति का मूल्य ह्रास हो रहा है और होगा, क्योंकि उसकी लाइफ, कोडल लाइफ एक सर्टेन टाइम है।
तो इस पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग। अरे साहब आपने बोला था पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों की श्रेणी में आता है, और अब कह रहे हैं कि अचल संपत्तियों का मूल ह्रास राजस्व व्यय में आता है, जबकि इसका क्रिएशन के लिए आप कह रहे हैं कि उसमें आता है। तो दोनों में फर्क हो गया। क्लियर है? आगे चलिए। क्या कंप्यूटर हार्डवेयर सर्वर एवं अन्य पेरिफेरल राजस्व व्यय है? आप खुद सोचिए। बिल्कुल है कि नहीं है ये? हाँ, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने पकड़ लिया कि कंप्यूटर हार्डवेयर सर्वर और अन्य पेरिफेरल जो है राजस्व व्यय नहीं है, क्योंकि आपने एक बार ही तो 3.5 लाख रुपया लगा के खरीद लिया। हर महीने थोड़े ना दे रहे हैं आप उसको खरीदने का पैसा, खरीदने के लिए हर महीने जरूरत नहीं पड़ती। वन टाइम आपने एक्सपेंडिचर कर दिया। उसका मेंटेनेंस, मनीष ने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि अगर ये कहे कि उसके अनुरक्षण पे किया गया है व्यय, मेंटेनेंस पे, खराब हो गया हार्ड डिस्क, ठीक है, तो वो जो है चला जाएगा राजस्व व्यय में। लेकिन वन टाइम जो खरीदा है आपने ये सब चीजें, ये फिक्स्ड एसेट के रूप में, तो ये सब परिसंपत्तियां किस में जाएगी? पूंजीगत व्यय में। आपने पूंजी लगाया ना एक टाइम, 3.5-4 लाख रुपया के कंप्यूटर सिस्टम लगाए, सर्वर में पैसा दिए, वन टाइम एक्सपेंडिचर हो गया पूंजीगत व्यय। वेरिएबल होगा राजस्व व्यय। वेरिएबल कैसे हो जाएगा? जब इस पे किया गया हुआ खर्च, मेंटेनेंस खर्च या कोई और खर्च हो भी क्या सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, या अगर आपने लीज पे लिया है, ध्यान दीजिए, आपने किराए पे लिया है वो सब एसेट जो है, तो आप उसको मंथली कुछ देंगे ना, तो वो चीज चला जाएगा राजस्व व्यय। तो ये जो है 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। क्यों गलत है वो मैंने बताया। और विशेष अगला क्वेश्चन पे जाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए और सीधे जो है प्रीसा IAS ऐप पे चले जाइए। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय औद्योगिक नीति 1991। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो देखिए, भारतीय औद्योगिक नीति 1991 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत आता रहता है एग्जाम में, IAS PCS में। इसको आप विचार करिए और ये टेस्ट सीरीज के रूप में हम आपको बना के दे रहे हैं। ये कह रहा है कि LPG पर आधारित है। LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मत समझ जाइएगा, यहाँ इसका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और बस ग्लोबलाइजेशन। तो बिल्कुल सही बात है, LPG पर आधारित है, जहाँ लाइसेंस, परमिट एवं कोटा राज्य की विदाई व्यवहारिक रूप से आज तक नहीं हुआ, जो नकारात्मक नीति को परिलक्षित करता है। देखिए हमने ट्विस्ट किया है कि 1991 में जो लिबरलाइजेशन आया और उस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पीछे जो हाथ था वो याद रखिएगा, वो हाथ किसका था? GATT, गैट का था, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, 90-91 में इसने जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के UNO के अंदर में है, इसका नाम बदल के हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये खत्म हो गया। ये WTO के तहत जो है आपको उसका मेंबर बनना जरूरी था, तभी आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिलता। तो ये है WTO की कहानी, बैकग्राउंड। तो ये बोल रहा है कि यहाँ लाइसेंस, परमिट और कोटा राज्य की विदाई व्यवहारिक रूप से नहीं हुई। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, जो नकारात्मक नीति को परिलक्षित करता है। नीति तो बन गई, अब उस नीति के तहत ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी ये सब चीज़ें मोरलेस उपलब्ध है। और वो इज टू डू बिजनेस का कंसेप्ट जो है व्यवहारिक रूप से नहीं आया है। आप आज कोई फैक्ट्री खोलना चाहें तो दुनिया भर के आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, दुनिया भर के फॉर्मेलिटी है। अगला कह रहा है कि यह पूर्व डोमिनेटेड 1956 के समाजवाद का पूंजीवाद की ओर शिफ्टिंग है, जो उत्पादकता वृद्धि की वकालत करती है। अब ऑप्शन देखिए कितना सुंदर सेलेक्ट किया हमने। ले गए कि 1956 के समाजवाद के बाद
इस समाजवाद का पूंजीवाद की ओर शिफ्टिंग क्या है? दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, नहीं सॉरी, समाजवाद और साम्यवाद में फर्क नहीं है, सोशलिज्म और कम्युनलिज्म में। लेकिन ये समाजवाद का पूंजीवाद की ओर शिफ्टिंग का मतलब ये है कि जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना स्टेट कंट्रोल्ड औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बना करके की जानी थी, वो जो है कल्याणकारी राज्य के बजाय धीरे धीरे ये जो है कैपिटलिस्टिक स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आप उसका उदाहरण में देखिए कि तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। 250 थी, कई बंद होती जा रही है। धीरे धीरे सरकार का प्लान है कि इसे जो है ख़त्म करें और ये सब चीज़ जो है बिजनेस जो है ये प्राइवेट हाथों में रहे। तो जब प्राइवेट हाथों में रहेगा तो आपको मालूम है कि उसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो समाजवाद का पूंजीवाद की ओर शिफ्टिंग है जो उत्पादकता वृद्धि की वकालत करता है। काम करेंगे पूरे दाम और बड़े मेहनत से करेंगे काम, ये है उत्पादकता में बढ़ावा देने की बात करता है थ्रू प्राइवेटाइजेशन। तो ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि उक्त नीति के तहत केवल परमाणु ऊर्जा, खनन एवं रेलवे ही पब्लिक सेक्टर के रूप में रिजर्व किया गया है, जो प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता से दूर रहा है। बाद में रेलवे भी खोल दिया गया। लेटेस्ट जो है रेलवे में भी आपको प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर जो है आ रहे हैं, उनकी प्रक्रिया चल रही है। और ये परमाणु ऊर्जा, खनन और रेलवे जो है इन्हीं को पहले रिजर्व किया गया था और आज भी है, लेकिन रेलवे को धीरे से प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर के थ्रू खोल दिया है। बाकी अभी खनन को खोल दिया है, लेकिन परमाणु ऊर्जा अभी जो है बचा हुआ है। तो प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता से दूर रहा है, ये बात सही है। लेकिन अब रेलवे को और साथ में खनन को भी खोल दिया है, परमाणु ऊर्जा अभी बचा हुआ है। चौथा क्या कह रहा है? वर्तमान में नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो 1991 की कमियों को ठीक कर सके। ये बात सही है। तो इसमें जो है आपका आंसर होगा 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव। तो ये थोड़ा सा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत है, इतना याद रखें, इतना बहुत है। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए आप फिर वही डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए अगले क्वेश्चन के लिए, वहाँ आपको हम मिलेंगे फिर इन डिटेल। एसेट मोनेटाइजेशन ये लेटेस्ट पॉलिसी है भारत सरकार की जो लॉन्च की गई है। और क्या है एसेट मोनेटाइजेशन, इसको समझिए। एसेट्स का मतलब आप जानते ही हैं, एसेट्स का मतलब धन। कौन सा धन? फिक्स्ड, जिसे कहते हैं चल अचल कहते हैं ना। तो अचल संपत्तियां, चल संपत्तियों को नहीं, इसमें फोकस एसेट्स के रूप में अचल संपत्तियों को किया गया है। लेकिन इसके तहत चल संपत्तियां भी सरकार जो है देने के लिए तैयार है, जैसे रेलवे वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया। ये कह रहा है कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या है? चल अचल परिसंपत्तियों का कन्वर्जन जिससे राजस्व उत्पादन हो सके। यह उन परिसंपत्तियों की बात करता है जो आइडल पड़ी हो। आइडल पड़ी हो का मतलब सरकार के द्वारा जो है यूज नहीं हो पा रही है और वो न्यूट्रल रूप में, आइडल रूप में पड़ी हुई है और उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। जैसे जमीन, सरकार के पास रेलवे में देखिए तमाम जमीनें, ट्रैक के किनारे जमीन ही जमीन है। पुरानी बीमार फैक्ट्रियां, ठीक है, जिसको BFIR, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल, आर से पता नहीं क्या है, BFIR के तहत जिसको सिक यूनिट घोषित कर दिया गया है। तो वो सब संपत्तियां जो सरकार जो है उसका यूज नहीं कर पा रही है, दोहन नहीं कर पा रही है, तो सरकार के लिए आइडल हो गई और वो देश के लिए भी आइडल है कि हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उन संपत्तियों को हम जो है प्राइवेट हाथों में दे दें, दैट इज एसेट मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एसेट मोनेटाइजेशन जो करना है या लैंड मोनेटाइजेशन इसका एक नाम ये भी है, तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो आइडल पड़ी है, आइडल पड़ी है का मतलब जिसका यूज सरकार नहीं कर पा रही है,
ठीक है। वो संपत्तियां जिसको विभाग कहता है कि अगले 10 सालों में हम इसका यूज करेंगे, जैसे रेलवे मान लीजिए कह रही है कि नहीं हम इसको एक अलग लाइन पैरेलल डालनी है, तीसरी चौथी, तो वो आइडल में नहीं आएगी, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि आइडल नहीं है, इस पर अगला 5 साल या 10 साल में ये काम करने का प्रोजेक्शन है, तो वो आइडल नहीं हुई। तो आइडल पड़ी हुई संपत्तियां ही इसमें शामिल है। दूसरा कह रहा है इसमें ये एसेट मोनेटाइजेशन पे मेंस का क्वेश्चन बन गया और यही आंसर होगा उसमें, समझ लीजिएगा। 150 को शब्दों में आंसर लिखना होता है और ये पूछेगा कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट मोनेटाइजेशन एंड हाउ इट विल गेट सक्सीड इन द गवर्नमेंट सिस्टम, ये कैसे सफल होगा, आप कुछ सुझाव बताइए। तो अभी तो क्या है हम उस पर बात कर रहे हैं, सुझाव बाद में बताएंगे। तो ये कह रहा है कि अधिकार का मोनेटाइज होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। अधिकार का मोनेटाइज मतलब कि आपका जो है इस लैंड पे 32 साल, 100 साल, 10 साल, 5 साल, किसी भी निर्धारित अवधि के लिए आपको जो है राइट दिया जा रहा है, न कि ऑनरशिप। जमीन तो मेरी है, मेरी रहेगी, आपको हम पट्टे पे दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म लीजिंग, ठीक है। या कोई और चीज़ होगी, जैसे फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, सपोज BHEL है, इंडिया का 65% जनरेशन जो है बिजली का उसी के बनाए गए जनरेटरों से होता है। मजे की बात देखिए, तो आपको फैक्ट्री उसने दिया कि आप इसको रिवाइव करिए, आप इसको पुनर्जीवित करके जो है अपना चलाइए, ऑपरेशन मेंटेनेंस आपको राइट है, आप पूरे तरीके से चलाइए और हमको इतना पैसा लीज का हर महीने हर साल या वन टाइम दे दीजिए। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि घूम फिर के आप अपने घर पे चले जाइए और उसी को ठीक से वो करिए, इमेजिन करिए कि आपके पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो आपने जो है वो आइडल पड़ी है, अगर आप खेती नहीं कर पा रहे हैं तो उस ज़मीन को आप दे दीजिए। दूसरा कि आप जिसको भी देंगे वो उसको राइट, उसका अधिकार होगा कि वो अपने तरीके से मोनेटाइज करे, उस पर काम करे, उस ज़मीन पे जो बोना है बोए, जो फार्मिंग करना है करे, ये सब अधिकार मिल गया उसको। लेकिन उस ज़मीन का मालिक वो नहीं है, ऑनरशिप आप ही के पास रहेगी, पुश्तैनी ज़मीन है आपकी। तो आप क्लियर समझ लीजिए अपने घर परिवार के एंगल से। तीसरा कह रहा है कि यह कार्य नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से होगा। एक सरकार ने एक अलग संस्था, एक अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, ये याद रखिएगा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये इसको काम इस काम को करता है कि माध्यम से होगा जो विदेशी निवेशकों को भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश करने के लिए लाएगा। ये बात सही है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो बना है उसका यही काम है, सरकार ने एक अलग बना दिया कि भाई तुम ये सब काम देखो। तो बड़ा सुंदर ये पॉलिसी बनी है और इसका जो है ज़रूरी था क्रियान्वयन, क्योंकि बहुत सारी ज़मीनें भारत सरकार की रेलवे, डिफेंस कहाँ पड़ी हुई है, तमाम सिक यूनिट्स हो गई हैं। तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को याद रखिएगा और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी 100% अलाउ किए हुए है। अगला कह रहा है कि बाजार में निवेशकों की कमी है। बाजार में निवेशकों, इन्वेस्टर्स की कमी है क्योंकि सरकार की शर्तें और नियम बहुत आकर्षक नहीं हैं। इसका जो भी 2-4 साल से चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए क्वेश्चन आएगा कि क्यों सफल नहीं हो रहा है ये, उसके पीछे भी हम जाएंगे उसके डिटेल में। तो डिटेल में जाने के लिए आप वही डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है लिंक हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड करिए, उस लिंक के थ्रू फिर वहाँ डिटेल हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं है ये शर्तें आकर्षक। तो बाजार में निवेशकों की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि सरकार की शर्तें और नियम बहुत आकर्षक नहीं है। इसका मतलब ये है, जो हम पीछे भी आपको बता चुके हैं, कि इन सब चीज़ों पे जो डिसीजन जिसको लेना है वो कौन है? ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है। एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ जो मैंने केस डील किया।
वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बताऊंगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट लैंड मोनेटाइज करना था। तो उस लैंड मोनेटाइजेशन के लिए हमने जो है उस पर ट्रांजेक्टरी एडवाइज़र का काम किया। तो हमने उसका सर्वे कराया, एडवोकेट लगाया, सब कुछ किया, स्टडी किया, और उसका रेट हमने सपोज 100 रुपया डिसाइड किया कि भाई मेरे विचार से ये 100 रुपये का है। तो जिस विभाग का था वो बोला नहीं नहीं, बड़ा कम आपने वैल्यूएशन निकाला है कि ज़्यादा का है। तो उसके रिकमेंडेशन पे हमने इसको जितना वो चाहा बढ़ा दिया और इसका मूल्य कर दिया 130 रुपये सपोज। अब इसके बाद जो है इसके मोनेटाइजेशन के लिए टेंडर निकला। उस टेंडर को बोलते हैं RFP, ये प्रीम आता है, आया हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो जब RFP निकला, टेंडर निकला, ओपन टेंडर, तो किसी ने भी, पहले तो कोई मिला ही नहीं, और मिला भी तो किसी ने भी 70 से ऊपर कोट नहीं किया। तो वो लोग दोबारा रिवाइज करके हमारे रेट पे आ गए। तो जब दोबारा निकाला तब कोट किया 60 रुपया। अब लीजिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में क्या कमियां हैं और वो क्यों सफल नहीं हो पा रही है, और वो जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाया है वो सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो पहला रीजन क्या था कि जो असेसमेंट वैल्यू है उससे ऊपर रेट बढ़ाया गया। और क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि अधिकारी डरता है, सोचता है कि अरे कहीं एक केस ना हो जाए कि तुम 200 की चीज़ 100 रुपये में बेच दिए, ये डर है, और ऐसा हो भी सकता है। तो एक तो फियर फैक्टर है। दूसरा कि उस फियर फैक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए जब स्टडी होने के बाद निकला है उस पर, तो मुझे नहीं लगता कि डरने की ज़रूरत है। भाई आप थोड़ा निर्धारित किए हैं, आपने किसी ग्रुप को लगा के अध्ययन कराया, उसका मार्केट रेट सर्वे किया, पूरी रिपोर्ट दिया 200 पन्ने का, तो आपको डरने की ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस पे निर्धारित है। आप अपने घर को बेचना चाह रहे हैं, कहेंगे 5 करोड़ लूँगा। अरे भाई 5 करोड़ लो चाहे 10 करोड़ लो, मार्केट में अगर किसी ने कहा 2 करोड़ दूंगा तो उसकी वैल्यू 2 ही है ना, क्यों? 2 ही है। अब आप कहते हैं ये 5 करोड़ से कम नहीं बेचूंगा, 4 में बेचूंगा, 3 में बेचूंगा, और 2 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, तो कौन तय करेगा कितने का है? तो बाजार तय करेगा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस तो लागू नहीं होगा, और लागू भी होगा तो कोई बायर नहीं होगा। तो इसके लिए दिक्कत ये है कि सरकार की शर्तें और नियम आकर्षक नहीं है, क्योंकि जो भी रेट डिसाइड होता है उस रेट पे भी कोई नहीं आता टेंडर डालने। और क्यों नहीं आता उसका दूसरा रीजन सुनिए। इसलिए नहीं आता, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी RFP में इसलिए नहीं आता। RFP मीन्स ओपन टेंडर, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, क्योंकि इससे पहले एक होता है RFQ। रेलवे ने तो ये सब किया, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, एक मीटिंग बुलाता है प्रोस्पेक्टिव बायर का, कहता है भाई तुम लोग देखो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसकी टर्म कंडीशन को वो सुनने के बाद उस पॉलिसी में इसको कस्टमर ओरिएंटेड बनाने के लिए फिर दिया जाता है। तो लेकिन सवाल वही है कि अगर RFQ में कोई कहा कि 100 करोड़ की चीज़ को कि हम भाई 50 से ज़्यादा की नहीं है, तो प्रॉब्लम ये है कि अब जब टेंडर निकालेंगे तो आपको तो रिजर्व प्राइस 100 बोला है किसी ने, अध्ययन करने वाले ने, ये लेने वाला कह रहा है 50 दूंगा। तो अब आप 100 करोड़ की वैल्यू पे निकालेंगे और मिनिमम थ्रेशोल्ड रखेंगे, मान लीजिए 50 से ज़्यादा 55, तो फिर नहीं कोई खरीदार मिला आपको। तो ये विशियस सर्किल बन जाता है, और अधिकारी जो है डरता है कि हम कहीं फंस ना जाएं केस में, तो इसलिए वो डिसीजन जो है लेता ही नहीं है कि 100 के माल को RFQ में बोला 50 करोड़, तो 50 करोड़ वैल्यू पे हम निकाल दें, वो डरता है। और अपने हायर लेवल पे भेजता तो वो भी डरता है। अब आपने देखा है कि रिटायर्ड फाइनेंस सेक्रेटरी जो राजस्थान में वो चले गए भारत जोड़ो यात्रा में, तो उसका न्यूज़ छाया हुआ है, तो अलग है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो ये दिक्कत है कि आकर्षक इसलिए नहीं है क्योंकि आपने टर्म कंडीशन जो है ऐसा बना दिया कि कोई बायर नहीं मिल रहा है, और इसका
सबसे बड़ा प्रमाण आप लिख दीजिएगा एक लाइन में कि भारतीय रेल के द्वारा जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर की बात की गई है पीटीओस की, वो 1.5-2 साल बीतने के बाद भी सफल नहीं हुई है। एक भी ग्राहक नहीं मिल रहा है, ठंडे बस्ते में डालना पड़ रहा है। और बेसिक चीज़ है कि कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी बात तभी सुनेगा जब उसको पैसा लगाने के बाद प्रॉफिट हो रहा हो। वो अपने जेब से लगा के बिजनेस थोड़ा नहीं करेगा, वो कहेगा बंद करो इसे, हम जाएंगे नहीं। तो ये सरकार को और हमें ब्यूरोक्रेसी को समझनी पड़ेगी कि भाई टर्म कंडीशन उसके हिसाब से नहीं बनाओगे तो ये मोनेटाइजेशन जो होने से रहा। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों सही है। और इसमें आपको सिखाने के लिए जो हमने बताया आपको कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, ये सब चीज़ें हैं। ये मेंस का क्वेश्चन बन गया। एसेट मोनेटाइजेशन क्यों सफल नहीं है ये हमने बताया, और कैसे सफल होगा वो भी बताया कि टर्म कंडीशन में आपको डेलीगेट करना पड़ेगा पावर कि इस लेवल के आदमी जो है जो मूल्य निर्धारित करना चाहे वो करे। तो आप सोचेंगे कि साहब वो तो करप्शन कर लेगा, बेचेगा 80 में, कहेगा साहब 60 में बिका है, अब 20 की सेटिंग हो गई है, उससे कह देंगे कि तुम ऐसा 60 डालना, 20 मुझे दे देना अलग से, तो वो भी कहेगा चलो हम 100 की चीज़ 80 में मिल गई हमें, 60 वाइट में 20 ब्लैक में दे दिया। तो ये भी एक आशंका है। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि इन आशंकाओं के डर की वजह से आप जो है काम करना बंद ना करें। बेहतर है कि रिड्यूस रेट पे सरकार जो है उसे बेचे, क्योंकि मार्केट में जो खरीदार है वो जो दे रहा वही रेट है। आपके कहने से कि 100 रुपये की चीज़ है नहीं हो जाती, मार्केट तय करेगा। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। ये सफल क्यों नहीं है या सफलता में क्या बाधा है ये मैंने बताया, और उन बाधाओं को कैसे दूर करेंगे डेलीगेशन ऑफ पावर के थ्रू। ये पूरा एक चैप्टर बन गया आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑल ऑफ द अबव हो गया। तो ये अगला क्वेश्चन जो है टैक्सेशन पे है, प्रोग्रेसिव टैक्स। इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सही मैच है। अब देखिए कि इसमें आप एक नज़र में डालें कि कौन कौन सही है, तो एक बार आप ये देखेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब लिखा है निम्न आय के बजाय उच्च आय वालों से कर की प्रतिशतता अधिक रखना। क्लियर है? तो ये सही है पेयर, बिल्कुल सही है। और इस बहाने आपको हमने ये बताने का प्रयास किया कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रगतिशील कर जिसे कहते हैं। और इसका डिटेल जानना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें और इसका डिटेल हम आगे वहाँ पे आपको बता देंगे। तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो है देश में लागू है। कैसे लागू है पूछेगा कि प्रगतिशील कर क्या है और क्या भारत देश में ये लागू है, और लागू अगर है तो वो किन किन विधाओं में, किन किन जो है सेक्टर्स में लागू है। क्लियर है? तो प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे लागू है? आय कर के रूप में। उसमें आपका मिनिमम स्लैब कितना है? 10%, मिनिमम स्लैब 10%, उसके बाद 20%, उसके बाद गुड, उसके बाद नहीं, इतना तो सभी जानते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि आगे के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए। तो इतना नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे भी पढ़ाया था कि जिनकी इनकम मोर देन 1 करोड़ सालाना है उनके लिए सरचार्ज है 2% नॉर्मल सरचार्ज अलग है। अगर आपकी आय 1 करोड़ से कम है तो सेस
जो लगता है एजुकेशन के नाम पे, वो 1 या 2% है, वो भी लगेगा इस पे, 1 या 2 जो है शेष, यहाँ भी लगेगा। लेकिन ये जो स्लॉट है 1 करोड़ से ज़्यादा वाले में, वो शेष के बाद भी ये लगेगा। कोई है क्या? तो नहीं। ओके ओके, तो इसके ऊपर भी सरचार्ज के रूप में 2% उनको जिनका संपत्ति 1 करोड़ से ज़्यादा का डिक्लेयर, संपत्ति नहीं आय डिक्लेयर किए हैं। तो ये चीज़ जो है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है कि निम्न आय के बजाय उच्च आय वालों से कर की प्रतिशतता अधिक लेना, जैसे कि इनकम टैक्स के मामले में 10, 20, 30 प्लस 2%, शेष प्लस 2% सरचार्ज। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर। और ये ऐसा क्यों जरूरी है पूछ दिया, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि समाज में सामाजिक आर्थिक विकास और वही इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए हायर इनकम ग्रुप की संपत्तियों को छीनने के बजाय उसको कर के रूप में उनसे संग्रहण करना, कलेक्शन करना। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स, समानुपातिक कर, मतलब कि सभी आय वर्ग वालों से समान कर। अब कहेगा कि क्या समानुपातिक कर भारत जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले देश में न्यायोचित या युक्तियुक्त है? और इसको कैसे जो है युक्तियुक्त बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। समानुपातिक कर से क्या अभिप्राय है, और समानुपातिक कर भारत में क्या लागू है? अगर लागू है तो किन किन सेक्टर क्षेत्रकों में लागू है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सभी आय वर्ग वालों से समान कर लेना हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उससे समाज में डिस्पैरिटी, असमानता और बढ़ेगी। समानता और असमानता, इनइक्वलिटी, डिस्पैरिटी और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो धनाढ्य है वो भी उतना ही कर देंगे, 30% या 10 जो भी फिक्स किया आपने, और जिसकी इनकम आपकी 2 लाख है वो भी उतना ही देगा। ये गलत है ना। हम सरकार किसी की संपत्ति को स्नैच नहीं कर सकते, क्योंकि संपत्ति रखना उसका कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार भले न रहा, लेकिन कानूनी अधिकार तो है। क्यों नहीं है? कानूनी अधिकार है भाई। आपका पैसा कमाना कानूनी अधिकार है। आप करोड़ों अरबों रुपए लीगल मीन्स से कमा सकते हैं। सरकार कहेगी नहीं अरे तुम कैसे अरबपति हो गए जी। तो लीगल मीन्स से कमाना कानूनी हक है। तो आप जितना कमाना कमाइए, कोई मना थोड़ा नहीं कर रहा है। लेकिन इस सभी आय वर्ग वाले से समान कर रखने से गरीबी और असमानता और बढ़ेगी, और वित्तीय समावेश और समावेशी विकास की गति को मंद करेगी, चूंकि उसके पास कम आय थी जिस पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के रूप में काट लिया। तो उसके पास बचा ही क्या बेचारे? बस 2 लाख रुपए मिलता था, 30% आप ही काट लिए, तो बच गया 2 तिहाई 6, 1,40,000। वो और मुसीबत में आ जाएगा। और किसी की 50 लाख है, उससे भी आपने उतना ही काटा 30%, तो उसके पास फिर भी 35 लाख है, बहुत है। तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब ये होता है सभी आय वर्ग वाले, और इसका यूज या उसके मेरिट और डिमेरिट हमने आपको बताया। तीसरा है रिग्रेसिव टैक्स। हिंदी पता नहीं इसका क्या है, रिग्रेसिव टैक्स। ये बहुत मेहनत करके निकाला जाता है, चीज़ें जो हैं पिछले एग्जाम्स के देख करके कि क्या ट्रेंड रहा है। तो ये कह रहा है जस्ट अपोजिट ऑफ 1, तो निम्न आय के बजाय उच्च आय वालों से कर। ये कह रहा है कि जस्ट उसके उल्टा, कि उच्च आय के बजाय निम्न आय वालों से कर। देखिए ऐसी भी थ्योरी है दुनिया में, है ना, कि प्रोग्रेसिव टैक्स। अब देखिए इस पे जस्टिफिकेशन बन जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है कि रिग्रेसिव टैक्स क्यों समाज के लिए उपयोगी नहीं है या न्यायोचित नहीं है। तो वो न्यायोचित नहीं है, वो तो आप समझ गए। लेकिन इसको तो अगर उचित ठहराना हो तब भी आप सोचेंगे कि क्वेश्चन गलत पूछ दिया है, कि रिग्रेसिव टैक्स क्यों उचित है, क्यों जरूरी है। क्वेश्चन तो बांध दिया। ये तो पूछ नहीं रहा है कि क्या जरूरी है या नहीं, ये तो पूछ रहा है रिग्रेसिव टैक्स क्यों जरूरी है।
और ये पूछ रहा है कि रिग्रेसिव टैक्स लगाने से सामाजिक आर्थिक विकास की वित्तीय गति को, हाँ, वित्तीय गति को स्पीड अप करने में, स्केल अप करने में, आप स्केल अप हिंदी में लिख दीजिए, अंग्रेजी में लिख दीजिए, उसके ज़्यादा हिंदी कर मत करिए, SCALE.-UP, स्केल अप करने में वो खुश होगा। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा कि आप भी बेटा हर साल 5,000 रुपये देंगे, तो आप मारे डर के कमाना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में मालगुजारी ली जाती थी, फसल हुई या न हुई उससे कोई मतलब नहीं था, टैक्स तो देना ही है। हाँ ना, अंग्रेज़ों के ज़माने में। और आज भी मोरलेस है, नहर में पानी आया कि नहीं आया कोई नहीं देखता, मालगुजारी देनी है आज भी देश में। अब आप चिल्लाते रहिए कि साहब नहर में तो एक दिन के लिए पानी आया था, मुश्किल से देना पड़ता है ना मालगुजारी। तो ये सब कुछ उसी से रिलेट नहीं हो रहा है। तो रिग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि उच्च आय वर्ग के ये जो है छोड़ करके निम्न आय वर्ग वालों से टैक्स लेना, ताकि वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अपने श्रम को लगाएं। आज लेबर जो नहीं मिल रही है, अभी रिग्रेसिव टैक्स लगा दीजिए, लेबरर का काम करने वाला व्यक्ति भी आपके चौराहे के बजाय आपके मोहल्ले में आएगा आवाज़ लगाने कि भाई, वो आता है ना कबाड़ी 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 बोलता है मोहल्ले में हमारे सुबह सुबह, तो वो स्थिति आएगी कि लेबर वाला बोलेगा कि लेबर ले लो, लेबर का काम करा लो, चिल्लाएगा। फिर अभी तो घर पे मस्त है, छोड़ो यार, 4 दिन का भोजन मिल रहा है, बढ़िया है। तो रिग्रेसिव टैक्स के फायदे हैं, जैसे मालगुजारी हमने बताया आज भी। तो ये जो है ये भी ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष का उल्टा, जो कर आप डायरेक्ट नहीं देते बल्कि आप इनडायरेक्ट रूप में देते हैं। जैसे GST, आपने सामान खरीदा, घड़ी खरीदी, उस पर टैक्स दिया, वो टैक्स उसको जमा करेगा, अप्रत्यक्ष कर हो गया वो। हाँ बिल्कुल आएगा, हाँ वो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन को समझा कि भाई ये कहीं और भी यूज हो सकता है। बिल्कुल सही सही पकड़ा आपने कि प्रोपोर्शनल टैक्स एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर ही है, क्योंकि सबको देना है, चाहे वो रिक्शा पुलर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो JS ज्वेलर हो, या कुछ भी हो। तो आपने सही चीज़ पकड़ा। तो ये उसमें बिल्कुल आएगा प्रोपोर्शनल टैक्स में। और एक चीज़ इसी से जुड़ी हुई मैं आगे बताता हूँ कि सरकार क्या सोचती है। सरकार के पास ये विचार है, अभी अंडर कंसिडरेशन है, कि देश में आय कर को हटाया जाए। और ये चिंतन चल रहा है। आपको पूछेगा कि आय कर से कलेक्शन, संग्रहण जो हो रहा है वो बहुत आशा के अनुरूप नहीं है। इस देश में 1.5 लाख ही लोग हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा अर्निंग कमाते हैं। और इस मोहल्ले में आपको मैं हजारों सैकड़ों आदमी बता सकता हूँ जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करता। वो कहता है कि 10 लाख तक कमाई हुआ साहब, कैश में ट्रांजैक्शन कर लेता है, GST नहीं देता है, अनअकाउंटेड मनी हो जाती है, ब्लैक मनी। तो ये बड़ी अजीब बात है कि जब आयकर का संग्रहण जो हो रहा है उसमें भी 85-90% जो हिस्सा है वो सरकारी कर्मचारियों का है, सरकारी ऑफिसर्स का है, एम्प्लॉय का है। 15% ही बचता है जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ऑर्गेनाइज्ड वाले तो और नहीं देते, असंगठित हैं साहब। है तो सरकार के मन में ये विचार है कि क्यों नहीं आय कर को हटा करके व्यय कर दिया जाए, एक्सपेंडिचर टैक्स। ये नहीं लगता ना अभी, लेकिन इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है कि क्या अच्छाई होगी क्या बुराई होगी। इसमें सबसे बड़ी बुराई ये है कि रिक्शा पुलर भी जाएगा, अगर गरीब आदमी भी जाएगा आटा खरीदने 100 रुपये का, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। GST FST तो दे ही रहा है, ठीक है। अगर आप साल में खर्चा करते हैं 2 लाख रुपया, तो उसका अकाउंटल हो जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया। वहाँ जो जब आप खरीदेंगे तो उसी जगह पे व्यय कर जोड़ देगा, ठीक है।
और वो व्यय कर सबके लिए समान होगा। आपने आटा खरीदा, आप भी व्यय कर दे रहे, हमने खरीदा हम भी उतना ही दे रहे हैं, तो वो हो गया सभी आय वर्ग वालों से समान कर, प्रोपोर्शनल टैक्स। तो व्यय कर एक तरीके से प्रोपोर्शनल टैक्स का ही दूसरा रूप है कि नहीं? तो दूसरा रूप क्यों है? क्योंकि सबसे आप जो है टैक्स ले लेते हैं, जैसे जीएसटी ले रहे हैं, तो ये चल रहा है, ये सिर्फ गरीबी की वजह से रुका हुआ है कि भाई उन गरीबों का क्या करें जो आटा दाल खरीदेंगे उस पर ब्याज कर 10% और देंगे। 100 रुपये का आटा खरीदा, कहा 10 रुपये और दो, 110 रुपये। और हम और आप और अदानी जी भी गए आटा खरीदने, तो उनसे भी कहा कि तुम भी 100 रुपये का आटा खरीदे हो, 10 रुपये ब्याज कर दो 10%। तो वो जो है प्रोपोर्शनल टैक्स हो जाएगा, और उससे थोड़ी सी, क्योंकि देश में क्या सामाजिक आर्थिक अभी उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम इक्वली सबसे उतना टैक्स ले लें, इसीलिए आय कर की जगह पे व्यय कर अभी बचा हुआ है। ये 20-22% जो जनता बीपीएल में है, उन्हीं की मैंने वजह से, उन्हीं की चिंता के वजह से ये लागू करने का कोई प्लान अभी नहीं है सरकार में। लेकिन आपसे जब पूछा जाए कि आप कैसे जो है टैक्स चोरी को या टैक्स के रिलीज उसके कलेक्शन की दर को बढ़ाएंगे, तो उसमें आप सुझाव दे सकते हैं। सुझाव इज़ गुड। इम्प्लीमेंट कैसे करना ये थोड़ा सा, या तो सरकार ही कर सकती है, आप दूसरा सुझाव दे दीजिए कि जीवन से जुड़ी हुई उपयोगी वस्तुएं जैसे खान पान, दवा दारू, दूध और ये मेडिसिन, आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि इस पर नहीं लगेगा। एक उपाय आप सुझाइए ऐसे। तब सरकार या एग्जामिनर कहेगा यार बड़ा बढ़िया बात कह रहा है यार, कि गरीबों की चिंता करनी अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो उनके जीवन से डेली जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी है? वही खाना पीना, पानी, खाना, दवा, दूध, इसके अलावा और तो कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं है ना। तो उसको छोड़ दीजिए और बाकी सारी एक्टिविटीज पर लगा दीजिए। जैसे कोचिंग में पढ़ने के लिए आपने 50,000 रुपये फीस दिया, तो आप सक्षम है तो दिए, तो 10% 5,000 व्यय कर दीजिए। आप दुबई घूमने गए, थाईलैंड घूमने गए, मलेशिया गए, कहाँ गए, आपके पास पैसा है तभी ना। काली प्रसाद पूरा घूम के आए हवाई जहाज से, 2 लाख खर्चा किए, तो भैया 2,20,000 दीजिए, 20,000 व्यय कर दीजिए। तो ये सब सुझाव आप दे देना, ये सुझाव बड़े उपयोगी है, और उसका सॉल्यूशन भी चूंकि आपने बता दिया, या उन वस्तुओं घटा दीजिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी जो आप हर चीज़ पे देते रहते हैं, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सीमा शुल्क जिसे कहते हैं, आप विदेश से आ रहे हैं, आपने कोई विदेशी वस्तु खरीदी हुई है, तो वहाँ सीमा शुल्क कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद लग जाता है। तो कस्टम ड्यूटी ये डायरेक्ट है, एयरपोर्ट पे आपको पे करना होगा तभी आप लेके जा सकते हैं। जीएसटी आप इनडायरेक्ट है, चूँकि आप डायरेक्ट नहीं पे करते, किसी और को देते हैं, वो जमा करता है। कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट, आप उसको रसीद कटवाते हैं, ऐसा नहीं कि फिर वो किसी और को जमा करेगा, ऐसा नहीं है। आमने सामने, तो जो आमने सामने हो गया वो डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट मतलब जो दूसरे थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ। तो जीएसटी है इनडायरेक्ट, कस्टम हो गया डायरेक्ट, एंड कैपिटल गेन अगेन पूंजीगत लाभ, ये हो गया डायरेक्ट। तो इसमें जो है ये डायरेक्ट हो गया और ये भी डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट। तो ये ऑप्शन भी मैच नहीं करता है। कैपिटल गेन बता चुका हूँ, पूंजीगत लाभ, जमीन जायदाद बेचने पे या मकान बेचने पे या शेयर बेचने पे, या कोई भी, अब तो म्यूचुअल फंड भी शामिल कर दिया, इन सबको बेचने के बाद जो खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है उस पर टैक्स लगता है, जिसके तहत आप आयकर देते हैं। अब वो कैसे लगता है? वो 20% और 30% है। 2 साल से पहले बेच दिया तो 30% लगेगा, 2 साल के बाद बेचा वो चीज़ तो 20% लगेगा। तो ये है कैपिटल गेन। इसमें 2 टर्म होता है, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म हो गया 2 साल से नीचे वाला इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया मोर देन 2 ईयर्स इन्वेस्टमेंट। आगे है डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें आप अभी तक तो तीनों जो है, चारों सही है,
अब आ जाइए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, दोनों सही है। गिफ्ट टैक्स क्या होता है? जब आपको कोई, हम या कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्लड रिलेटिव में 8 या 10 लोगों का जो आपके परिवार के साथ संबंध है, उनको छोड़ करके माँ बाप भाई बहन, और उसमें माँ बाप भाई बहन पति पत्नी और 2-3 और रिश्तेदार आते हैं, उसकी लिस्ट है। पहले 8 था, शायद 12 कर दिया। तो उन लोगों से आप कुछ भी लेना देना कर रहे हैं, पैसे वैसे का या जो भी मूल्यवान वस्तुओं का, वो सब जो है आपको गिफ्ट में आती है, लेकिन उस पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं तो उस पर गिफ्ट टैक्स लगेगा। ठीक है, तो गिफ्ट टैक्स कितना लगेगा? ये बिल्कुल उस आमदनी को सीधे ले जाके इनकम टैक्स में जोड़ दीजिए अपनी कुल आय में और उसको दे दीजिए। अब आप एक वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू निकालने का तो ये तरीका है कि अगर खरीदी गई है तो उसकी रसीद होगी, और ख़रीदी नहीं गई है, एंसेस्ट्रल है, तो उसके लिए भी तरीका है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त हैं, उनके पास चले जाइए, वो उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के दे देंगे कि ये मकान जो आपके ससुर जी ने या आपके किसी रिश्तेदार ने गिफ्ट किया है, इस पर गिफ्ट टैक्स लगेगा और कैसे ना लगेगा, इसका वैल्यूएशन सीए से बनवा लीजिए। वो जो बना के देगा उतना वैल्यू उसको एस्टिमेशन में चला जाएगा, और इनकम टैक्स उसको चूँकि अप्रूव किया है उस सीए को, तो उसकी बात को डिटो कर देता है और आप टैक्स दे दीजिए। तो ये है मैचिंग सारे जो है कौन कौन है। इसमें सिर्फ एक जो था इनडायरेक्ट टैक्स, ये नहीं है, क्योंकि उसमें ये 2 चीज़ें डायरेक्ट हैं, बाकी सब सही है। तो 1 2 3 5 ये पहला वाला है। तो ये आपके क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए और आपको आनंद आएगा कि कैसे जो है टेस्ट सीरीज के साथ साथ कैसे पढ़ाई हो रही है, और इसका प्री और मेंस की तैयारी कैसे इकट्ठे कराया जा रहा है। चलिए एक लास्ट सवाल ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वही दीर्घकालिक अल्पकालीन पूंजीगत लाभ क्या है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ मतलब कैपिटल गेन। तो पूंजीगत लाभ जो अभी हमने बताया कि चाहे अचल संपत्ति को बेचने के बाद उस पर जो लाभ होता है वो पूंजीगत लाभ है, क्योंकि वो कैपिटल है, पूंजी है, और उसको थ्रू आपने आय क्रिएट किया है, तो इसलिए आपको टैक्स देना पड़ता है। पहले सिर्फ इसमें रियल एस्टेट आते थे, लेकिन अब हाल के दिनों में म्यूचुअल फंड वगैरह, डिवेंचर वगैरह भी, शेयर वेयर भी सब डाल दिया है, तो उसके थ्रू भी अगर आप कमाते हैं तो पूंजीगत लाभ है। तो दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ अभी हमने जस्ट एक टर्म यूज किया था, LTCG। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और दूसरा है दीर्घकालीन, क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अल्पकालीन शॉर्ट टर्म STCG। तो अचल संपत्तियों की बिक्री से जो आय प्राप्त होता है, जिस पर आय कर देय होती है, ठीक है, इसकी गणना में इंडेक्स वैल्यू निकालकर टाइम ऑफ मनी को कंपनसेट कर दिया जाता है, और उसके बाद जो आय बचती है उसको जो है पूंजीगत लाभ में लिया जाता है। तो अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय, ठीक है ना। अब इंडेक्स वैल्यू कैसे निकलेगा, ये बड़ा लंबा काम है, चलिए बताते हैं। तो इंडेक्स वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। सपोज आपके किसी रिश्तेदार ने कोई मकान आपको गिफ्ट किया, उदाहरण दे के समझा रहा हूँ ताकि जल्दी समझ में आएगा, और वो मकान बना था 1986 में सपोज, और आपको जो है बेचने का हक मिल गया, आपने बेचा 2023 में। तो इतने दिन का गैप जो बचा, उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डेप्रिसिएशन ऑफ मनी को कंपनसेट करने के लिए सरकार ने एक टेबल जारी किया, इंडेक्स्ड वैल्यू टेबल। तो उसमें दिया है कि 1986 में कितना जो है इंडेक्स वैल्यू था, सपोज 120 था, और बाद में आज की डेट में सपोज 700 है, कुछ भी है,
कितना है मुझे ध्यान नहीं, शायद 400 के आसपास है। तो उस दिन जो मूल्य था आपके घर का, सपोज वो मूल्य था 1 लाख रुपए, और आपने इसको बेचा 2023 में 5 लाख रुपए में, तो ये 1 लाख और 5 लाख के बीच के गैप को कैसे कंपनसेट करेंगे? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स्ड वैल्यू। टफ हो रहा है मुझे लग रहा है, क्लियर है? तो सपोज अगर उस दिन था 120, तो 1 लाख का जो आज की डेट में 760, 1 इंटू 760, सॉरी हाँ 1 लाख के बजाय 7,60,000 हो गया वैल्यू, सॉरी इंडेक्स। तो उस दिन कितना था 120, तो 760 आज का इंडेक्स वैल्यू डिवाइडेड बाई उस दिन उस साल का इंडेक्स वैल्यू, तो उसको डिवाइड करने के बाद कुछ फैक्टर आ जाएगा, तो ये आ गया 12,672, 12,84, 12,672, 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये 1 लाख जो था वो कितना हो गया आज की डेट में? 6.5 लाख। गुड, तो सिंपल, बहुत बढ़िया। तो 6.5 लाख हो गई वैल्यू। तो अब आप क्या कहेंगे कि भैया ऐसा है कि हमारे दादाजी ने 1 लाख में लिखवाया था, लेकिन आज उसकी इंडेक्स वैल्यू 6.5 लाख है। तो अब हम बात इस पे करेंगे आज की डेट पे, पिछला भूल जाइए। सपोज अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है तो अगेन वहीं चले जाइए सीए के पास, वो वैल्यूएशन उस दिन की निकाल के दे देगा, पूरा इकोनॉमिक्स है। तो अब हो गया 6.5 लाख, और आपने बेचा है किसी को, सपोज 5 लाख या 10 लाख, इससे कम पे बेचे या इतने पे बेचे होंगे तो नो टैक्स, लाभ हुआ ही नहीं, पूंजीगत लाभ कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। और इससे ज़्यादा पे बेचे होंगे, मान लीजिए 7 लाख, तो ये डिफरेंस ऑफ बोथ विल बी कैपिटल गेन। क्लियर है? ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग। डिफरेंस ऑफ बोथ कौन सा? आज की डेट में जो सेल प्राइस है और आज की डेट में जो इंडेक्स्ड प्राइस है जो लिखा है, इसकी गणना में इंडेक्स्ड वैल्यू निकाली जाती है वो, तो उसको निकालने के बाद वो हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस समझ लीजिए 7 लाख है, कॉस्ट प्राइस जो हमने कैलकुलेट करके 6.5 लाख बताया, तो ये 50,000 जो है इसका गेन हो गया। इस पर 20% टैक्स होगा। अगर वो संपत्ति 2 साल से कम है तो 30%, यानी 50 का 30% 15,000, और अगर वो 2 साल से अधिक टाइम तक आपके पास रही इस केस में तो 20%, ठीक है। तो उस केस में जो है 5 या 15,000 के बजाय इसमें हो जाएगा 10,000। क्लियर है? तो हमने आपको पूरा इनकम टैक्स बता दिया कि कैसे होता है, क्या काम करता है, और इसकी गणना कैसे की जाती है, ठीक है। टाइम वैल्यू अप, तो ये हो गया। आगे चलिए, 2 वर्ष से कम अवधि में निस्तारित संपत्तियां अल्पकालीन और इससे अधिक अवधि में निस्तारित संपत्तियां दीर्घकालीन लाभ में आती है। इन दोनों पर आयकर की दरें भी अलग अलग होती है, मैंने बता दिया, वही स्टेटमेंट है। और इसके बाद देश के रियल एस्टेट सेक्टर में कैपिटल गेन को घोषित करने वाले लोगों की संख्या कम है। ये सरकार खुद कह रही थी कि 5 लाख लोग ही जो है कैपिटल गेन इस रियल एस्टेट में डिक्लेयर करते हैं। सोचिएगा पूरे देश में एक साल में 5 लाख ही लोग खरीद बिक्री करते हैं। तो इसका रीजन जानने के लिए अगेन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर लें, वहाँ मिल जाएगी इसकी डिटेल। तो ये भी जो है संख्या कम है, ये बात सही है, क्योंकि सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि मात्र 5 लाख ही लोग हैं देश में जो कैपिटल गेन डिक्लेयर करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको सीए जो है बुद्धि दे देता है कि कैसे जो टैक्स चोरी होगी। ये बहुत बड़ा एक रैकेट है। तो इसमें आगे क्या दिया है कि रियल एस्टेट में व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर एलटीसीजी एवं एसटीसीजी लागू नहीं होता, उन पर फ्लैट टैक्स स्लैब की दरें लागू होती है। ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है ये, ठीक है। रियल एस्टेट वालों को भी जो है एलटीसीजी और एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजीगत लाभ, तो ये जो सेंटेंस कह रहा है कि उन रियल एस्टेट वालों पे एलटीसीजी और एसटीसीजी लागू नहीं होता है, ये गलत है। लागू होता है और उन पर फ्लैट टैक्स स्लैब की दरें लागू होती है। ये सब फालतू चीज़ है, कोई फ्लैट टैक्स स्लैब की दर नहीं है।
तो चौथा हो गया गलत। तो कौन कौन सही है? 1 2 3, ये सी हो गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा आपसे। टीडीएस के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जब आप पैसा कमाते हैं तो उस पर टीडीएस कट जाता है। अगर आपकी आमदनी 20,000 रुपये है या 20,000 रुपये से ज़्यादा है, तो जो आपको पैसा देता है उसको, उसकी ड्यूटी है कि वो आपको टीडीएस काट के दे। टीडीएस 1% कटता है जनरली, और ओसीआई के केस में वो 22-23% चला जाता है, वो अलग है। आप ये ध्यान रखें कि टीडीएस की दर जो है 1% है मिनिमम। और कितना थ्रेशोल्ड वैल्यू है? 20,000 रुपये से ज़्यादा अगर हमने आपको दिया तो 1% टीडीएस काटूंगा। और फिर टीडीएस काटने के बाद लोगों को मालूम नहीं रहता कि उनको क्या करना है, तो हम उसका प्रमाण देते हैं फॉर्म 26 QB, जिसमें लिखा रहता है कि आपका जो 1% काटा था हमने, वो फलानमा बैंक में जमा कर दिया, ये आपका इनकम टैक्स का पैन नंबर है। आप अपना हिसाब जब फाइल करिएगा इनकम टैक्स का, तो उसमें इस चीज़ को डाल दीजिएगा कि मेरा इतना टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, उसमें कंपनसेट हो जाएगा। कम होगा तो आपसे सरकार कहेगी और दो, ज़्यादा होगा तो सरकार कहेगी अपना ले जाओ, वापस कर देती है ब्याज के साथ। ब्याज के साथ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा ब्याज मिलता है 8-9%। तो ये टीडीएस क्या है आप समझ गए। अब कह रहा है कि 50 लाख से अधिक मूल्य के भूखंड या मकान की बिक्री पर विक्रेता द्वारा 1% टीडीएस काटा जाता है। इसमें ध्यान रखना है कि टीडीएस काटने की जिम्मेदारी विक्रेता की है, जो सेल कर रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है, क्रेता की नहीं है। ये ध्यान देना, ये वही मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया कि विक्रेता लिखा है यानी सेलर, सेलर की ड्यूटी है। ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे भी। नहीं नहीं, विक्रेता तो बेचने वाला हो गया ना, और क्रेता खरीदने वाला हो गया। तो खरीदने वाले की ड्यूटी है, मैं गलत बोल रहा हूँ, विक्रेता नहीं क्रेता। तो इस तरीके से ये जो हो गया गलत है, ये क्रेता होता तो सही हो जाता। खरीदार, मैं खरीद रहा हूँ आपसे, आपको हमें 51 लाख रुपया देना है, तो मैं 51 लाख का 1% कितना होगा? 51,000 होगा। 51,000 काट के आपके पैन के अगेंस्ट जमा करा दूंगा टीडीएस। ये मेरी ड्यूटी है कानूनी। अगर नहीं किया तो मुझे जो है उस पर पेनाल्टी है 25,000 या 30,000 रुपये। तो किसी को मालूम नहीं है, सब चल रहा है देश में। तो ये विक्रेता द्वारा नहीं काटा जाता, बल्कि क्रेता द्वारा काटा जाता है। आगे चलते हैं। एनआरआई ओसीआई के मामले में टीडीएस ये है, ध्यान रखिएगा। और 20,000 से अधिक राशि प्रति माह रेंट देने पर 1% टीडीएस काटा जाता है। तो प्रयुक्त सभी सही है। तो इसका आंसर में क्या दिया है? ओनली 2 और 3। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन है, मैंने जानबूझ के उसको टिकलिस किया है। ओनली 2 और 3 सही है। क्लियर है ना? तो ये उपयुक्त सभी सही है, तो तीनों सही है ही नहीं, तो बात खत्म हो गई इसकी। तो कुल मिला करके जो है आपके पास जो बच जाता है वो बच जाता है 2 और 3, यानी ये दोनों सही है। और ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ विक्रेता दिया है, विक्रेता होना चाहिए, लेकिन हमने बनाते समय ध्यान रखा है, इसलिए ऑप्शन 2 और 3 दिया है। वही मुझे लगा कि कहीं क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ तो नहीं है। हाँ हाँ, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। और लेकिन आप आगे देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप हमारे ऐप पे ट्रांसफ़र हो जाइए, प्रीसा IAS ऐप पे, और बाकी चीज़ों को एंजॉय करिए। अनुज आएगा नहीं क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, लालच आ जा रहा है कि ये भी बता दें। ये देखो कितना बढ़िया है, किस व्यापारिक गतिविधियों में जीएसटी नहीं लगता है। ये सब बर्निंग टॉपिक है देश समाज में जो चल रहा है। तो जीएसटी आपको मालूम है क्या है, और उस पर क्यों नहीं लगता है ये हम बाद में जानेंगे। पहले किस पे नहीं लगता है ये जान लीजिए। तो पहला है भूखंड के खरीद बिक्री पे। प्लॉट, कुछ लैंड खरीदना है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, इसलिए सरकार ने जीएसटी उस पर लगाना उचित नहीं समझा, चूँकि ऑलरेडी जीएसटी का स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो भूखंड के खरीद पर जीएसटी नहीं लगता है। क्या लगता है?
स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट जो लेती है, और रजिस्ट्रेशन फी। तो भूखंड के खरीद बिक्री पे नहीं लगता, ये सही बात है। 20 लाख से कम टर्नओवर यदि सेवा क्षेत्र में और 40 लाख से कम टर्नओवर यदि सेवा गुड्स में है, तब जो है नहीं लगता, ये भी बात सही है। सर्विस सेक्टर में 20 लाख और 40 लाख से कम जो है गुड्स उत्पादन में, मतलब फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट, तो उसमें भी नहीं लगता। और 20 लाख से कम वाला जो सर्विस सेक्टर, जैसे हम लोग कोचिंग वाले हो गए, जीएसटी तब दे होगा जब 20 लाख हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन होगा, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तीसरा कह रहा है कि किसी भवन की बिक्री पर जीएसटी तभी दे होगा जब भवन निर्माता प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पूर्व बेचेगा। देखिए बड़ा मज़ेदार सेंटेंस है। भवन की बिक्री पे जीएसटी तभी दे होगा, कोई मकान बन रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे बेच देता है तब तो जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कंप्लीशन के बाद बेचता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले करके, तब जो है जीएसटी नहीं लगेगा। तो जितने रियल एस्टेट में लोग प्लेयर हैं वो यही करते हैं कि उसको तब बेचते हैं जब कंप्लीट हो जाए घर। पहले भले म्यूचुअली जो भी बुकिंग करना कर लेते हैं, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पूर्व अगर बेच देगा तो लगेगा, और उसके बाद बेचेगा तो नहीं लगेगा। ये सब जीएसटी का चक्कर है भैया, ध्यान रखना। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता, बात बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 3 4 क्या क्या सही हो गया? अच्छा, जीएसटी नहीं अधिरोपित करता। देखिए फिर हमने ट्विस्ट किया है सवाल को, हम खुद जो है बनाए हैं और खुद ही जो है स्केप कर गया दिमाग। जीएसटी नहीं अधिरोपित होता है। भूखंड ये सही है। किसी भवन की बिक्री पर जीएसटी तभी दे होगा जब भवन निर्माता, ये सही है। और इसमें कहीं उल्टा ना लिखा हो, मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा। जीएसटी के अब एक अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, तो जीएसटी नहीं अधिरोपित होता है, तो 1 और 2 तो कन्फर्म है, 1 और 2 यही होगा। क्योंकि 3 वाले में मुझे डाउट है कि ये 40 लाख जो फिगर है ये सर्विस सेक्टर का है कि 20 लाख की फिगर सर्विस सेक्टर की है, तो देखना पड़ेगा। हो सकता है कि माइंड से वो हो रहा हो। तो बहरहाल इसके हिसाब से जो अगर हम देखें तो ये जो है ये सही है आपका। 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ जीएसटी का प्रत्यक्ष कर के श्रेणी में आता है, तो ये 2 3 4 होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पर मुझे डाउट है, ठीक है। क्योंकि 2 वाला आप देख लीजिएगा, 20 और 40 का फर्क है कि किस में है 20 और किस में है 40। तो 1:15 बज गया, आपको हम यहीं पे छोड़ते हैं, फिर कल आपसे मिलेंगे। और हमारा ऐप डाउनलोड करिए और आगे की क्लासेस उस पर कंटिन्यू हो रही है, उसको देखिए। इसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, आप तब तक बने रहिए। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जो है डाउनलोड कर लीजिए ऐप और एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।